हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हमने कल डिस्कशन वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। सो आज हम कल और परसों के दोनों दिन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So, जल्दी से डिस्कस करते हैं। और आज हम बेस्ट आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि वी वुड हैव पिन द बेस्ट आंसर एंड हम आपको एक फीडबैक ऑन द टेलीग्राम चैनल दे देंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक्स वर रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी एटसेट्रा। तो पहला क्वेश्चन जो हम पूछा था दैट वाज कि फूड इन्फ्लेशन हैज बीन द बग बेयर ड्यू टू ग्रेटर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी एंड लेस एमेनेबिलिटी टू कंट्रोल थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सो यहाँ पे पहला तो आपको ये कीवर्ड हो सकता है समझने में दिक्कत आ रहा होगा। सो बग बेयर अगर हम कह सकते हैं कि इट इज अ सोर्स ऑफ एंजाइटी। सी, अगर आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन में कीवर्ड है जिसका आपको एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता, बट आप क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है या कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ के उसके वर्ड को कहाँ फिट हो रहा है, कैसे फिट हो रहा है, वो समझ सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अनदर थिंग जो काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। सो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो एक बड़ा सोर्स ऑफ एंजाइटी है फॉर आर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। क्योंकि पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव इशू है, अगर महंगाई फूड में बढ़ती है सो डेफिनेटली इट लीड्स टू डिक्रीज पॉलिटिकल लेवरेज फॉर द पार्टी। पार्टी की जो वोट बैंक है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सेकेंडली, इट ऑल्सो सेइंग कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर महंगाई बढ़ रही है सो आप सिर्फ रेट चेंज करके आपको कंट्रोल करना काफी दिक्कत हो सकता है। सो कमेंट करना है, यानी कि स्टेटमेंट को पूरा एनालाइज करके एक ओपिनियन देना है आपको। ओके, सो अब बीच में कीवर्ड्स क्या हैं। सो पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि फूड इन्फ्लेशन का क्या रोल है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। ठीक है, और फिर किस तरह से फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमारे जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसको रोक रहा है, उसको उसके आगे एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। हमें ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कैसे फेल होते हैं यहाँ पे। ओके, और उसके बाद में हमें डिस्कस करना है वे फॉरवर्ड। सो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है आंसर का। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। सो पहला तो आई थिंक बेस्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि कोर जो क्वेश्चन का है दैट इज टारगेटिंग इन्फ्लेशन। सो अगर आप इन्फ्लेशन को डिफाइन कर दें कि इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बाद में हमने एक्सप्लेनेशन के आगे भी आपको बताया हुआ है, बट वो आप खुद पढ़ लीजिए। उसको लिखना इतना भी जरूरी नहीं है। और या फिर आप फूड इन्फ्लेशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन क्या है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के टॉपिक्स में यू नीड टू गिव स्टेटिस्टिक्स। सो सीपीआई की हमने बात कर दी कि 9% था, और 6.7% इसमें से जो था वो सिर्फ फूड इन्फ्लेशन था। ठीक है, और फिर हमने बता दिया कि ये फूड इन्फ्लेशन कैसे बीपीएल जो पॉपुलेशन है उसको उसके लिए एक हिंड्रेंस है। 21.9% या फिर 270 मिलियन लोग जो हैं, 27 करोड़ लोग जो हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी कि वो खरीद ही नहीं पाएंगे इतना खाना कि वो अपने आप को, अपने पेट को पाल सके, अपनी फैमिली को पाल सके। ठीक है, सो यानी कि जो फूड स्टेबलाइजेशन है, फूड प्राइसेस स्टेबलाइजेशन है, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अब मेजर कॉज जो है इसकी वो हमने बताया कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है या लेस एमिनेबिलिटी है, यानी कि क्वेश्चन को हम प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट टारगेट कर रहे हैं। सो पहला हम बोलते हैं कि हमारा क्यों है फूड इन्फ्लेशन, और उसके कॉजेज अगर हम जानने की कोशिश करें तो फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम रिपोर्ट्स को देखें, सो एक जो फूड इन्फ्लेशन का मेन रीजन है दैट इज एडिबल ऑयल प्राइसेस, यानी कि जो तेल हम खाने के लिए यूज करते हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा ऐड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने बताया कि कोविड 19 के कारण किस तरह से लेबर क्राइसिस हुआ, जिसके कारण मलेशिया में पाम ऑयल की शॉर्टेज हो गई, जिसके कारण इंडिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट हो रही है इन्फ्लेशन इन अ वे। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में नहीं नहीं है। 2010 में इसको प्रोटीन इन्फ्लेशन कहा था, क्योंकि जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, विटामिन के सोर्सेज हैं, यानी कि पोल्ट्री, एग्स एटसेट्रा, इन सब का जो प्राइसेस थे दे वेंट अप। ठीक है, और सीरियल और शुगर प्राइसेस एटसेट्रा दे वेंट डाउन, क्योंकि इंडिया का जो प्राइस साइड ब्लड जो है वो सीरियल्स में ही आता है। ठीक है, सो एक तो ये रीजन हो गया कि स्ट्रक्चरल इंडिया का ऐसा है कि जो मेन
न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो हैं, जो जिनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है, उनकी हमेशा शॉर्टेज रहती है। एंड वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली सपोज यूक्रेन में देयर वाज रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल, और सपोज इस टाइम पे यूरोप में देयर इज ड्राई स्पेल, वहां से जो प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे उनकी, सनफ्लावर ऑयल सपोज हम ईस्टर्न यूरोप से बहुत इंपोर्ट करते हैं, रशिया और यूक्रेन से, और उसकी प्रोडक्शन इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट। ओके, देन अगेन यूक्रेन वॉर, जो पेंडेमिक, ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं। फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल, जो कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक कंट्रोल लगाया था कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो दैट आल्सो प्लेज अ रोल। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी टूल किस तरह से कभी भी हेल्प करता है किसी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, कि वो अपने रेपो रेट्स या एमसीएलआर वगैरह इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं कि बैंक्स लोन देना आसान कर दें, लोगों के पास पैसा ज्यादा आए या पैसा कम आए, और उसके कारण डिमांड और सप्लाई चेंज, डिमांड चेंज हो, जिसके कारण जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस ऊपर या नीचे जाएं। बट यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, दे आर नॉट मोर डिमांड रिलेटेड बट सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं। सो उनको डील करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एज सच फेल्स, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंडली, अब कंक्लूड करना है कि despite such issues, production of wheat, rice, and sugar, along with benefits accrued out of PDS and MSP, insulated core food prices. Core food prices मतलब कि जो core cereals या फिर राइस या शुगर, इन चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रही, और प्राइस जो राइस थी दैट वाज मोस्टली ड्यू टू ऑयल प्राइस इंक्रीज। ठीक है, सो हमें अब आगे क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, पीएम जीवन स्कीम है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स हैं, जिसमें ऑयल पाम के ऊपर काफी स्ट्रेस किया गया है, ये राइट डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंक्लूड द आंसर। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, highlighting its important, discuss the major issues that plague the effective monetary policy transmission in India. Also mention steps taken by RBI to improve it. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने बार बार ये पढ़ा है। और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का ये मतलब है कि आरबीआई जो चेंजेस ला रहा है इन द इंटरेस्ट रेट्स इन इकोनॉमी, रेपो रेट्स वगैरह के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आरबीआई ला रहा है, वो पहुंचे टुवर्ड्स मासेस, जो एक्चुअल लोन गेनर है या पेयर है उस तक वो बेनिफिट्स पहुंचे, चेंजेस वहां तक रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है, पहले कीवर्ड क्या है, कि पहले इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, इश्यूज कौन से हैं इसके साथ में, और स्टेप्स क्या लिए हैं आरबीआई में। तीन चीजों को आपको पर्टिकुलरली हैंडल करना है इन द बॉडी। ठीक है, सो अब मैंने पहले ही बताया कि स्टार्ट कैसे करेंगे, बाय डिफाइनिंग कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है क्या, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हेल्प करता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी basically deals with management of money supply and interest rates in an economy. It represents the demand side economic policy. ठीक है, सो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच अ सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स आर पास्ड ऑन टू द फाइनेंशियल सेटअप ऑफ द इकोनॉमी। और देखिए, यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट्स बनाने का स्कोप है, इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको डेफिनेटली बनाने चाहिए, क्योंकि ये दिखा रहा है कि किस तरह से वो कंजम्पशन पैटर्न, इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज कर रहा है, और उससे ऐसे इकोनॉमी पे इफेक्ट हो रहा है, ग्रोथ रेट पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें, सो इम्पोर्टेंस है कि इफेक्टिव मॉनेटरी ट्रांसफर, इफेक्टिव, इम्पोर्टेंस है कि इफेक्टिव ट्रांसमिशन वुड लीड टू, would help enhance the private investment activity. Definitely, अगर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ज्यादा जाएगा क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहा है, सो दे वुड बी एबल टू इन्वेस्ट मोर इन इकोनॉमी। लिक्विडिटी रहेगी, यानी कि लोगों के पास पैसा रहेगा इकोनॉमी में। सो अगर सपोज आपका स्लो डाउन हो रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है डिमांड कम होने के कारण, तो लोग खर्चेंगे ज्यादा, और डेफिनेटली इकोनॉमी फिर पिकअप करना स्टार्ट करेगी। इकोनॉमी ज्यादा डायनेमिक बनेगी और क्विकर रिस्पॉन्ड करेगी टुवर्ड्स द रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ग्लोबली हमें लगता है कि स्लो डाउन आ रहा है। सो आप पॉलिसी अगर अभी चेंज कर रहे हैं टू काउंटर दैट, और वो पॉलिसी पहुंचते पहुंचते कई महीने लग जाएं, सो दैट डिफीट्स द पर्पस। अगर जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इंडिया वुड बी रेजिलियंट टू द शॉक्स फ्रॉम आउटसाइड। ओके,
then it would be helpful in reducing the impact on inflation very quickly and will achieve the objectives of other fiscal consideration. Basic points हैं, आप सबको definitely आते हैं ये. However, the available evidence suggests that monetary policy actions are felt with the lag of 2 to 3 quarters, यानी कि 5-6-8 महीने के बाद में वो लैग होता है. ओके. और इश्यूज क्या है अब? लायबिलिटी इन डिपॉजिट्स. पहली बात तो ये कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो आरबीआई से बोरो नहीं करते, बट पब्लिक डिपॉजिट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर बिजनेस. ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन जो है वो मेजोरिटी नहीं हो पाता, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगा, उसका बेसिस ये होगा जो सिक्योरिटीज होंगी आरबीआई के पास या बैंक के पास, उनके रेट्स चेंज होंगे, जिसके बेसिस पे वो अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे. क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास में बहुत कम सिक्योरिटीज हैं, सो वो रेट कम चेंज होगा. और मेजोरिटी ऑफ इंडिया जो है दैट डिपॉजिट्स आर मेनली इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ओके. देन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स मोस्टली लोग जो है वो एफडीज वगैरह में करते हैं, जहां पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा पॉलिसी चेंज का. वर्सनिंग एसेट क्वालिटी, एनपीएस वगैरह जो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर की जो हेल्थ है वो वर्सन हो रही है. और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जैसे जो पैरामीटर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी क्वालिटी रिड्यूस हो रही है. ठीक है. सो बैंक्स को अपने इंटरेस्ट या मार्जिन बढ़ाने के लिए वो ट्रांसमिट नहीं करते अगर इंटरेस्ट लोअर हो तब भी. सो और इसके बाद ये है कि बैंक्स जो हैं वो अपना स्प्रेड इंक्रीज करने के लिए एडिशनल रेट पहले ही लगाते हैं. सो जितना मर्जी आप पॉलिसी में चेंजेस कर लीजिए, इफेक्ट बहुत कम होगा. सो अब लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चन का कि आरबीआई ने क्या क्या चीजें चेंज की हैं. सो पहला है, इन्होंने प्रोसेस रिफाइन किया लेंडिंग का. और अभी जो एमसीएलआर है दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट. बैंकिंग सेक्टर में जो इनएडिक्वेसीज हैं, जो नॉर्म्स हैं जो काफी पुराने हैं, जिसके कारण स्कैम्स वगैरह होते रहते हैं, उनको क्लीन अप का काम किया. बैंक बोर्ड ब्यूरो टाइप या फिर पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन टाइप जो स्टेप्स हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. फाइनेंशियल इंक्लूजन डेफिनेटली प्लेज अ रोल, क्योंकि जितने लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही इकोनॉमी में ट्रांसमिशन ज्यादा होगा. सीआरआर वगैरह का कम करना, जिसके कारण बैंक्स के पास लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी. सो ये हमने क्वेश्चन का हर एक एलिमेंट डिस्कस कर लिया है. अब लेट्स सी कि कंक्लूड कैसे करना है. देयर इज नो परफेक्ट सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, बट अल्टीमेटली एज मार्केट्स डेवलप एंड डीपन इट विल इम्पार्ट मोर ट्रांसपेरेंसी इन बेंचमार्क रेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन. ठीक है. सो दिस इज हाउ अ कोर इकोनॉमिक क्वेश्चन हैज टू बी dealt with. ठीक है. देयर हैज टू बी डेटा यू एंड रिपोर्ट्स, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को ही स्टिकिंग टू कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी. ओके. सो दिस वाज अबाउट 9th of day 9 of map. Now let's discuss question from day 10. पहला क्वेश्चन जो है that is regarding disaster risk reduction. Okay, so it says in view of rapidly increasing socio-economic damage caused by disasters, integrating disaster risk reduction into developmental planning requires an effective stakeholder engagement mechanism. Discuss. Okay, so देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं. पहला तो है कि रैपिडली इंक्रीजिंग सोशो इकोनॉमिक डैमेज कॉज बाय डिजास्टर, ये नंबर 1 है हमारा. सेकंड इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, ये नंबर 2 है. थर्ड इज कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को डेवलपमेंटल प्लानिंग में इंक्लूड करने के लिए यू रिक्वायर इफेक्टिव शेयर होल्डर एंगेजमेंट मैकेनिज्म. सो कहना क्या चाहता है कि जो डिजास्टर्स के कारण डैमेज बढ़ रहा है, ठीक है, सोसाइटी को या फिर इकोनॉमी को, उसको कम करने के लिए हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि डिजास्टर से होने वाला जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, मिटिगेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी. और उसके लिए हमें एक इफेक्टिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मैकेनिज्म चाहिए, यानी कि स्टेक होल्डर्स जो पूरे प्रोसेस में है उसमें कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे? गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, ओके, इंस्टीट्यूशंस हैं, एनडीआरएफ एटसेट्रा बॉडीज हैं. इन सब की एंगेजमेंट चाहिए ताकि आप प्रॉपरली प्लान कर सकें. और डिस्कस का मतलब ये है कि आपको काफी डेप्थ में जाके एनालाइज करना है विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग. सो हमने डिस्कस कर लिया कि
कीवर्ड्स क्या क्या हैं। सो पहली चीज हम देखेंगे कि डिजास्टर के बारे में थोड़ा इंट्रो दिया जाए। एक तो आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, या आप डिजास्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि उनके कारण क्या क्या दिक्कत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लीड, सोशो इकोनॉमिक डैमेज इंक्रीज हो रहा है, इस सब तरह के पूछ सकते हैं। या फिर आप स्टेटिस्टिक्स की तरफ जा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, $6 बिलियन का डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विल रिजल्ट इनटू रिस्क रिडक्शन ऑफ 360 बिलियन। ओके, यानी कि 60 गुना ज्यादा रिस्क रिडक्शन होगा अगर हम ₹1 लगाएं तो। सो अब नेक्स्ट इज कि हमें बॉडी लिखनी है। अब इसमें बताया है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जिसमें स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, लोकल पार्टिसिपेशन है, क्यों इनको इंक्लूड करना जरूरी है। बिकॉज इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पे जो नीड्स हैं उसको एट द ग्लोबल लेवल क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके थ्रू हम फीडबैक और एवेल्यूशन करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला ये, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन 3C विच विल क्रिएट मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर मैनेजिंग अ डिजास्टर। सो यहाँ पे ये जो 3C हैं, ये कौन से हैं? दिस इज कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ओके, सो अगर हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेंगे, डेफिनेटली ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। नॉलेज एक्सचेंज और बेस्ट पॉलिसी साइकिल स्टार्ट किया जा सकता है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच बनेगी और एक बेटर टारगेटिंग होगी किसी भी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान की। फाइनेंशियल और टेक्निकल रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे आप। ठीक है, ये मैं एक छोटे 10 नंबर के आंसर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट लीड टू डिले, मिसमैनेजमेंट एंड कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर के कुछ अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, और वो जब क्लैश करते हैं तो इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी और प्रोजेक्ट्स गेट स्टक। सो ये आपने पूरा डिस्कस कर लिया, अब आपको देना है conclusion. An effective stakeholder engagement can be an ally to enhance risk understanding, strengthening risk communication. It can help to change behaviors required to achieve a resilient, sustainable world as envisaged in Sendai framework of 2015-30. ओके, सो आपने सेंडाई फ्रेमवर्क जो मेन फ्रेमवर्क है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसका भी मेंशन कर दिया अपने कंक्लूजन में। सो दिस इज हाउ एन आंसर इन डिजास्टर मैनेजमेंट शुड लुक लाइक, जो कोर एस्पेक्ट्स है उसके। नाउ नेक्स्ट इज, recent increase in biodisasters has not only impacted humans but also animals as well. Analyze how one health approach can help mitigate the impact of such disasters. ओके, सो अब देखिए इसमें कीवर्ड्स क्या है। एक तो बायो डिजास्टर्स है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वन हेल्थ अप्रोच एंड हाउ इट विल हेल्प मिटिगेट द डिजास्टर का इम्पैक्ट। ओके, सो अब इंट्रो में डेफिनेटली दो तीन तरीके के, आप पहले तो एक बायो डिजास्टर को डिफाइन कर सकते हैं जो हमने यहाँ किया है। देन आप कर सकते हैं कि रिसेंट बायो डिजास्टर, कोविड-19, मंकी पॉक्स, लंपी स्किन डिजीज, इन सब का मेंशन करते हुए आप कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ जो सेटअप है या फिर हमारी विजन है रिगार्डिंग हेल्थ, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, वी नीड टू रीथिंक अबाउट दैट। या तीसरा आप कर सकते हैं वन हेल्थ पॉलिसी को डिफाइन करते हुए कि वन हेल्थ इज अ कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, और ये WHO के द्वारा बनाई गई है। इस तरह से यू कैन स्टार्ट इन अ मल्टीपल वेज। नाउ एज फार एज बॉडी इज कंसर्न, यू हैव टू टारगेट थ्री थिंग्स। फर्स्टली कि बायो डिजास्टर्स का इम्पैक्ट क्या होता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस पे। सो हमने बता दिया कि जूनोटिक डिजीज ह्यूमंस तक आती है और काफी डैमेज करती है, एग्जांपल कोविड, जीका एटसेट्रा आप दे सकते हैं। पैंडेमिक्स एंड epidemics definitely they directly affect our socio economic system, and काफी इंसान मरते भी हैं इससे। स्वाइन फ्लू एटसेट्रा, लंपी स्किन डिजीज, ये डायरेक्टली एनिमल्स को अफेक्ट करती है और कुछ केस में इट कैन ट्रांसमिट टू ह्यूमंस एज वेल। और इसके कारण दो होता है, एक तो एनिमल्स तो मरते ही है, सेकेंडली इकोनॉमिक लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ डैमेज टू लेट्स से पोल्ट्री एंड मीट इंडस्ट्री। ओके, एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल in poultry and dairy industry leads to higher level of antimicrobial resistance, जो एक epidemic proportions में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कारण क्या बनते हैं सुपर बग्स।
ओके, सो ये चीजें अगर आपने मेंशन कर दी और इस चीज को आप इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल भी, इन द फॉर्म ऑफ अ स्पोक एंड हब डायग्राम भी मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि कैसे जो वन हेल्थ अप्रोच है वो हेल्प करेगी। ठीक है, और क्यों नए डिजास्टर्स हो रहे हैं। सो पहला है कि ह्यूमन जो अनप्लान्ड ह्यूमन एक्सपेंशन है, दैट इज इंक्रीजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो जंगली जानवर, पेस्ट्स, इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीचर्स जो हैं, वो उनसे इंटरेक्शन बढ़ रहा है, जिसके कारण जूनोटिक डिजीजेस यानी कि वो डिजीजेस जो एनिमल्स से ह्यूमंस पे ट्रांसफर होती हैं, उनके इंसिडेंसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, देन एनवायरमेंटल डिस्ट्रप्शंस, जिसके कारण डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेवल एंड ट्रेड के कारण भी चांसेस बढ़ते हैं कि डिजीज जो है दैट विल स्प्रेड क्विकली। वाइल्ड लाइफ में वायरसेस जो हैं बहुत ही ज्यादा अबंडेंस में है, और उनका टाइमली डिटेक्शन इज इंडिस्पेंसेबल। सो अब नेक्स्ट इज कि हाउ डज इट वर्क, कि वन हेल्थ अप्रोच कैसे काम करेगा। हमने बता दिया कि ये रीजन थे जिसके कारण ट्रांसमिशन बढ़ रही है, और वन हेल्थ अप्रोच दोनों एस्पेक्ट्स को, दैट इज एनिमल्स का वेलफेयर है और ह्यूमंस का वेलफेयर, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हम इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं एनिमल्स के कि हम उनके वेलफेयर के बगैर नहीं कर सकते सर्वाइव। ओके, सो पहले तो काफी सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, वेटरिनरियंस, agricultural experts, wildlife experts, they need to work together, they need to work cohesively to find a solution to the problems, detect, respond and prevent outbreaks of zoonosis बहुत important है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या रिसर्चर्स और across sectors there needs to be joint implementation and synchronous work at different levels of government too। okay, then आपने sort of way forward किया, there is a need to invest in the various aspects of one health like veterinary institutions, doctors, regulatory institutions, health surveillance of farms, etc. Though there can be few challenges like finance crunch for dedicated services, more focus on human diseases, time lag in predicting diseases। Okay, and ultimately हमारा conclusion है कि one health approach is a step in the right direction which can help us to achieve its goal under Alma Ata Declaration as well as multiple sustainable development goals। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हमें टाइम नहीं मिला, इसलिए हम बेस्ट आंसर डिस्कस नहीं कर रहे, बट विल ट्राई एंड पिन देम इन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और इंडिविजुअल फीडबैक इज ऑलवेज विल बी प्रोवाइडेड टू यू गाइस। सो कीप राइटिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।